हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी जो पार्टीशन हुआ था इसके क्या परिणाम निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट क्या निकलता है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि 1947 में हम जानते हैं कि भाई पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा एक अनप्लान्ड और ट्रेजिक ट्रांसफर होता है पॉपुलेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जगह चेंज करते हैं, अपने घर बार छोड़ते हैं। और इसको हम इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में किलिंग्स होती हैं, एट्रोसिटीज होता है, यानी लोगों को मारा जाता है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा त्रासदी भरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक था दोनों बॉर्डर्स में, तो दोनों कंट्रीज के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा था वो चीज थी रिलीजन बेस्ड पीपल। यानी अगर आप भारत में हो और आप मुसलमान हो और आप माइनॉरिटी में हो तो आपको पाकिस्तान जाना होगा, और अगर आप पाकिस्तान में हो और आप हिंदू हो तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो ये जो चेंजमेंट यहाँ पे हो रहा था, इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए थे वो सिटीज थे लाहौर, ठीक है, अमृतसर एंड कोलकाता। तो ये हम जानते ही हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जो बंगाल का एरिया था और जो पंजाब का एरिया था, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन देखने को मिली थी वो मुस्लिम्स थी। तो यहाँ पे डिवीजन शुरू होता है कम्युनल जोन्स, यानी वही धर्म को लेकर। और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बिल्कुल हिंदूज की जगह पे जाना बंद कर दिया था, वो बिल्कुल नहीं वहां पे, मतलब अवॉइड करते थे कि भाई हिंदू एरिया है, सिख एरिया है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। और ऐसे ही हिंदूज ने भी जो मुस्लिम्स एरिया थे वहां पे जाना अवॉइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मारकाट मची थी ना, उसकी वजह से इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा नफरत फैल जाती है। मतलब एक अखाड़ा बन जाता है कि भैया कहीं हिंदू मुस्लिम मिल गए तो लड़ो, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज के जो लोग थे वो मजबूर हो चुके थे अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए, और एक बहुत बड़ी विपत्ति का इनको सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऐसा किसी को भी नहीं पता था कि भाई ये सब चीजें होंगी। सब यही होप लगा के बैठे थे कि हम अंग्रेजों से आजाद होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दूसरी ही चीजें चल पड़ी जो अंग्रेजों से भी ज्यादा डेंजरस थी। तो जो माइनॉरिटीज थे, है ना, माइनॉरिटीज का मतलब क्या है, पाकिस्तान में हिंदूज माइनॉरिटीज में है और इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ही अपने अपने घर जो है ये छोड़ के टेम्पररी शेल्टर में जाना पड़ा, जिसको रेफ्यूजी कैंप्स बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो पाकिस्तान से जब लोग आए थे तो उन्होंने दिल्ली में अपने रेफ्यूजी कैंप्स में वहां पे कई कई साल गुजारे थे, कई कई महीने भी गुजारे थे। बहुत ही ज्यादा अनहेल्पफुल फील करते हैं ये लोग। यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले और जो पुलिस पहले, जिसको ये अपना मुल्क बोलते थे, अपना देश बोलते थे, ये बिल्कुल इनके साथ नहीं देते हैं। ये बिल्कुल, मतलब चेंज हो जाता है इनका बिहेवियर। अब ये क्या है, लोगों को मतलब लोगों के हिसाब से नहीं आंक रहे हैं, धर्म के हिसाब से आंक रहे हैं। ठीक है, तो जो जिस देश का है उसी के हिसाब से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस जो है आपकी हेल्प करेगी। और ये लोग यहाँ पे कई, मतलब देखो पहले तो इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है पैदल ही निकल पड़ते हैं बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। कई कई किलोमीटर इन लोगों को जाना पड़ता है, ऑफनली बाई फुट, ठीक है, यानी पैरों के द्वारा। और यहाँ पे इस जर्नी के द्वारा ये जब जा रहे होते हैं पैदल, तो इनके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, इनको मारा भी जाता है, और जो औरतें होती हैं उनका रेप भी किया जाता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ विमेन जो है इनको यहाँ किडनैप कर लिया जाता है, और इनको फोर्स किया जाता है कि भाई तुम या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर हम तुमको मार देंगे। तो ये बेचारी औरतें जो हैं, जिस धर्म का बंदा उनको किडनैप करता है उसी धर्म में रह के उनसे शादियां करती हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए ना, तो एक मूवी है गदर, पुरानी वाली, गदर 2 नहीं देखना, गदर पुरानी वाली जो है ना उसको देखना, बहुत अच्छी मूवी है, सनी देओल और अमीषा पटेल की। तो वहां पे वो स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फोर्स टू मैरिज, मतलब इनको मैरिजेस के लिए फोर्स किया जाता है। और बहुत सारी औरतों को क्या करते हैं ना लोग जो है, फैमिली आर्डर, यानी अपने घर की इज्जत बचाने के लिए
अपनी बहू बेटियों को मार देते हैं कि अरे भाई ये कहीं किडनैप होंगी, लोग इनका रेप करेंगे, उनको पकड़ के ले जाएंगे, है ना, तो इससे बेटर है कि मरना तो है ही, तो हम ही मार देते हैं। तो इस तरीके से जो फैमिली ऑनर के लिए जो किलिंग की जाती है, वो भी उस समय पे बहुत हुई थी। तो मतलब औरतों का तो मरना ही मरना है। मैनी चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेपरेट हो चुके थे अपने पेरेंट्स से, मतलब बिछड़ गए थे। और जो लोग भागने में सफल रहे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो भाई वो वहां पे क्या है, होमलेस फील करते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। अब देखो अचानक से अगर आपको कहीं पे बॉर्डर क्रॉस करके किसी कंट्री में भेज दिया जाए या डाल दिया जाए, तो आप वहां पे क्या सर्च करोगे? ना तो आप किसी को जानते हो ना पहचानते हो, ठीक है। अब तो खैर चलो इंटरनेट का जमाना है, तो आप हर चीज सर्च कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लोग जो है बेठिकाना हो जाते हैं, लाखों लोग जो हैं वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं फ्रीडम के नाम पर, कि भैया हम वहां से फ्री होके आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन अब तो यहाँ पे हमारा ना घर बार है ना कोई ठिकाना है, तो अब हम कहाँ रहेंगे? तो रेफ्यूजी कैंप्स में ही उनको महीनों लग जाते हैं, और कईयों को तो साल भी लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेन के आगे अगर देखें, क्योंकि ये दो परेशानियां तो ऑलरेडी थी, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थी। तो इससे भी ज्यादा गहरे मुद्दे ये होते चले गए, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे टू नेशन थ्योरी हो। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि दो देश बने। हमारे देश के लोग नहीं चाहते थे, मतलब लीडर्स नहीं चाहते थे मोस्टली। तो यहाँ पे जो जिन्ना है, जो मोहम्मद जिन्ना है, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था, और उनकी वज़ह से ही ये सारे कांड हुए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें पार्टीशन जो रिलीजियस बेस्ड था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे, आपको क्या लगता है कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो भारत छोड़ के चले गए हैं? नहीं। उनको भारत ने ऑप्शन दिया था कि आप यहाँ भी रह सकते हो अगर आप चाहो, और अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो बहुत से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, वो सब अभी यहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से शान से रह रहे हैं इस देश के अंदर, ठीक है? और लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनको नहीं जाना था, पर उनको जाना पड़ा मजबूरन, तो ये सारी कंडीशंस भी होती हैं। तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स चले गए हैं, मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पे लोग चले गए थे धर्म के आधार पे, क्योंकि ये विभाजन हुआ था, तो बहुत लोग जो हैं, बहुत बड़ी संख्या में एक मुस्लिम आबादी जो है वो पाकिस्तान में रहने चली जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो भारत है फिर क्या हो जाएगा, वो एक हिंदू देश कहलाएगा, है ना? तो हिंदू नेशन उसको ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम्स को भेजा जा रहा है ना, लेकिन सारे मुस्लिम्स नहीं गए थे। आज भी मुस्लिम्स हमारे देश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत हिंदुओं से चिढ़ते हैं, या सारे हिंदू जो हैं वो मुस्लिम से चिढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो नफ़रत का बीज बो दिया गया है, उसके अंडर में जो लोग आ जाते हैं, जो उनकी बातों को मान लेते हैं, उनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है, ठीक है? तो मुस्लिम्स यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं एक नया मुल्क, नया देश, ठीक है? और जो 10 से 12% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भारत को छोड़ के चली जाती है। ये कैसे पता लगता है कि 1951 में जिस तरीके से जब सर्वे किया जाता है, तो उसमें पता लगता है कि इतने प्रतिशत जो हमारे मुसलमान भाई-बहन थे, वो हमारे देश को छोड़ के चले गए। ठीक है? तो उसके बाद जो इंडिया है, अगर देखें तो हमारे देश में और भी धर्म के लोग रहते हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज़ हैं, ज्यूज़ हैं, जिनको यहूदी बोला जाता है, ये भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, है ना? लेकिन ये भी हमारे देश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो अब इनके साथ क्या किया जाए? इनको भी अलग किया जाए क्या? है ना? इनको भी हिंदू, मतलब हिंदू में तो सिर्फ हिंदू ही रहेंगे ना, फिर ये सारे लोग क्यों आ गए? तो ये बहुत ही गलत हुआ था जो हुआ था। सब बहुत अच्छे से मिल-जुल के रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अंग्रेज़ों को जाना था, पता नहीं क्या की क्या हो गया, कौन चला गया, ठीक है? अंग्रेज़ तो गए सो गए, लेकिन साथ में हमारे देश की जो शांति थी ना, उसको और ज़्यादा बिगाड़ के चले गए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऑलरेडी तनाव चल रहा था, ठीक है? अब इनको भई क्या सेपरेट करें अलग, जो ये धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ये तब से रह ही रहे हैं हमारे देश में, बस मुस्लिम्स ही गए थे अलग होके, 2 कम्युनिटीज़ ऐसे डिवाइड हो जाती। तो इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मूवी है एक गरम हवा, जिसमें बलराज साहनी जो है ये लीड एक्टर हैं। तो यहाँ पे इनकी पूरी स्टोरी दी गई है कि भई किस तरीके से यहाँ पे ये फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है? 1973 में आई थी ये मूवी। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। देखो ऐसी मूवीज़, ऐसी डॉक्यूमेंट्री से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हमारे जो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट हम डाउट में रहते हैं ना, वो भी क्लियर हो जाते हैं। हमें कोई भी चीज़ जब हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं,
तो वो और अच्छे से हमें समझ में आ जाती है। तो आप चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो अब जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह ये सब तो अलग हो ही गए हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी चले आ रहे हैं। मुस्लिम लीग बनी ही क्यों थी? ये बनी ही इसलिए थी कि भैया मुसलमानों को मतलब उनका हक दिला सके। जैसे पता नहीं उनको बिना हक के रखा जा रहा है। अरे इतने सालों से हमारे देश में सुल्तान, हमारे देश में मुगल शासन करके गए हैं, उनका हमेशा से दबदबा रहा है। अब इनको पता नहीं यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट चाहिए थे कि हम ये इंडिया को ऐसा मानने लगे थे कि इंडिया जो है यानी भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये पार्टी बनी और इसके जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। 1906 से वो यहाँ पे मुस्लिम लीग से जुड़े थे और तभी से 1909 में ही उन्होंने डिमांड रख दी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट एक हुआ था, इधर से ही यहाँ से पनपना शुरू हो जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट से ही शुरू हो जाता है कि भैया हमें सेपरेट होना है, हमें सेपरेट होना है, हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ये सारी ड्रामेबाजी जो है इनकी शुरू हो जाती है मुस्लिम लीग की, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मुस्लिम लीग जो है ये इंटरेस्ट दिखा रही थी कि हम मुस्लिम रिलेशन लेके रहेंगे, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे राष्ट्रीय सेवा संघ है और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो चाहते थे कि जो भारत है वो पूरी तरीके से एक हिंदू नेशन रहे। बट हमारे कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने ऐसे कुछ नेशनल मूवमेंट्स जो है इनसे ये बोला, इनसे ये बिलीव दिलवाया कि भाई भारत को जो है ना वो सभी पीपल यानी सभी धर्म के लोगों को इक्वलाइज्ड रखना है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हमको बनाना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। इंडिया जो है किसी भी एक धर्म को सुपीरियर नहीं मानेगी, तभी हमारा जो ये राष्ट्र है ये चल सकेगा। अगर इस तरीके से अलग अलग प्रैक्टिसेस होती रही, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो अपने गुट बनाते रहे, तो हमारा देश जो है हम उधर डेमोक्रेसी चला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लीडर्स ने डिसाइड करी कि हम अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखेंगे, सेकुलर रखेंगे, ठीक है। हमें नहीं करना है हिंदू मुस्लिम लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे यही बोला गया कि इनका जो दर्जा है वो बाकी के नागरिकों के बराबर ही होगा। कोई भी और इवन माइनॉरिटीज को तो ज्यादा ही हक दिए गए हैं। बहुत सारे इन लोगों को सेक्शंस में अधिकार दिए गए हैं, इनको शेड्यूल्स में भी रखा गया है, इनके लिए प्रिविलेज दिए गए हैं ताकि इनको ऐसा फील ना हो कि हमको यहाँ पे नीचा समझा जाता है या कम आंका जाता है, ठीक है। इनको रिजर्वेशन भी प्राप्त है ऐसे करके, तो इनको क्या है ना थोड़े प्रिविलेजेस दिए गए हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको ज्यादा नीचा ना दिखा सके। तो नागरिकता की कसौटी पे अगर हम देखें तो हम धर्म मतलब धर्म के बेस पे कोई भी देश को बनाना बिल्कुल बेकार है। हमारे जो नेता हैं इसी वजह से उन्होंने सेकुलर नेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। और इस आदर्श अगर हम इस संविधान को देखें ना तो ये संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो लगे थे ना वो ऐसे ही नहीं लगे थे। बहुत सारी चीजों को देख के, डिबेट्स करके, सोच समझ के, सबके हितों का संरक्षण करके तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो ये बीच-बीच में आपको कटिंग्स दिख रही है ना न्यूज़पेपर की, ये आपको दिखाया गया है कि क्या-क्या हुआ था उस समय पे। ये देखो महात्मा गांधी के क्या-क्या सैक्रिफाइसेस रहे थे, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी, एक मूवी आई है, तो इस तरीके से। चलो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ। तब तक आप कंटिन्यू रखो इस चैप्टर को, पढ़ते रहो और एनसीईआरटी की किताब अपने आगे खोल के और वीडियो के साथ पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितना अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी उतना अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। शॉर्टकट मत लो, ठीक है।